लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक पर अब पेश है कार्यक्रम बयानबाजी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा, जिन अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। मोहन यादव ने कहा, घटनाक्रम से केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार को अवगत कराया गया है। हम संवेदनशीलता के साथ शासन चलाते हैं। एक कफ सिरप की घटना के कारण से जिन बच्चों की दुखद मृत्यु हुई, मैं आज स्वयं छिंदवाड़ा जिले के परासिया के पास के न्यूटन गांव में भी आया हूं और जैसे कि जानकारी आई तुरंत जितना हो सकता है प्रशासन के माध्यम से आज भी हमने ड्रग कंट्रोलर को हटाने का बताया है। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर जिनकी जवाबदेही उनको सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड किया और दुख की इस घड़ी में खासकर जिस कंपनी से मल बन के आया है उस कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई तमिलनाडु सरकार से कहा कि वो उस पर कठोर कार्रवाई करे और उन्होंने सारे प्रोडक्ट बंद कर दिए। मूल रूप से तमिलनाडु की जिस फैक्ट्री में ये जिस स्थिति में बन रहा था, मुझे बताया गया कि वो अमानक तरीके से और वहाँ स्टोर भी इस टाइप की चीज़ें वहाँ की सरकार से कहा और सरकार ने उन सारी बातों को संज्ञान में लेते हुए सारे प्रोडक्ट को बैन किया है। मध्य प्रदेश में कफ सिरप से 16 बच्चों की मौत के मामले में गिरफ्तार डॉक्टर प्रवीण सोनी के बचाव में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आया है। आईएमए ने गिरफ्तारी की निंदा करते हुए इसे कानूनी अज्ञानता का उदाहरण बताया है। आईएमए ने वास्तविक दोषियों पर तत्काल कार्रवाई और पीड़ित परिवारों और बदनामी का शिकार हुए डॉक्टरों के लिए पर्याप्त मुआवजे की मांग की है। उन्होंने ये कोलरिफ कफ सिरप को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मांगे पूरी न होने पर डॉक्टरों द्वारा राज्यव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी गई है। डॉक्टर का काम है मरीज को देखना, उसका काम ये नहीं कि किसी भी दवा की क्वालिटी या उसके मापदंड को वो नापे या मापे। कई कंपनियां हैं जो आती है, हमको कहती कि सर ये कंपनी का इन्वेस्टिगेशन हुआ है, इस कंपनी की ये क्वालिटी है, ये बहुत अच्छी दवा है। हम उनके मापदंड पे इसलिए लिखते हैं कि वो सेंट्रल से फिर उसके बाद राज्य से ड्रग कंट्रोलर के आदेश के बाद में पारित होकर आती है। हम एक विश्वास के ऊपर लिखते हैं, पर ये जो कृत्य किया गया है बिल्कुल निंदनीय है। एक ऐसे डॉक्टर को रात्रि के समय अरेस्ट करना, बिना मेडिकल एक्सपर्ट की रिपोर्ट के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी सबूत के जो अरेस्ट किया है वो बहुत ही गलत बात है। आज एक डॉक्टर का मरीज के प्रति रिश्ता, एक विश्वास, एक मरीज का डॉक्टर के प्रति विश्वास टूट गया है। ऐसे में आने वाले समय में कोई भी डॉक्टर कोई भी दवा लिखने के लिए मरीज को हिचकिचाएगा, क्योंकि सबसे पहले मरीज का क्वेश्चन रहेगा कि डॉक्टर साहब आप जो ये दवा लिख रहे हैं वो वास्तविक में सही है कि गलत है, असली है कि नकली है। इसका जवाब देने में हम बिल्कुल असमर्थ रहेंगे। और इसी संदर्भ में आज हम छिंदवाड़ा में आकर आप लोगों के माध्यम से मीडिया को ये इत्तला करना चाहते हैं कि जो कृत्य हुआ है, जो हमारे एक डॉक्टर के प्रति जो बर्ताव किया गया है, जिनको अरेस्ट किया गया है, वो बिल्कुल निंदनीय है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार किसी भी डॉक्टर को धारा 304A के तहत आप बिना किसी एक्सपर्ट ओपिनियन के, बिना किसी इंक्वायरी के आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमारा राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पीआर गवई पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। गहलोत ने एक्स पर लिखा, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पीआर गवई साहब पर किया गया हमला बेहद निंदनीय भी है और साथ ही देश में बढ़ते नफरत के माहौल का द्योतक है। जब सीटिंग मुख्य न्यायाधीश इस तरह से हमले के शिकार हो सकते हैं तो देश में कमजोर वर्गों, दलितों के साथ क्या हो रहा होगा, यह कल्पना की जा सकती है। कांग्रेस पार्टी ये बात लगातार कह रही है कि संविधान और संवैधानिक संस्थाएं देश के योजनाबद्ध तरीके से कमजोर की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर इस शर्मनाक हमले को इसी रूप में देखना चाहिए। नफरती विचारधारा के लोग न संविधान का, न कानून का और न ही इनकी पालना करवाने वाले लोगों का सम्मान कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के बाद
पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने नेहरू जयंती पर मतगणना होना संयोग बताते हुए जीत का दावा किया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम पद के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सीएम मुद्दा नहीं है, बिहार बिहारी मुद्दा है। उन्होंने कहा एनडीए ने जो 16 सालों में बिहार की दुर्गति की है, मुद्दा वो है, मुद्दा पलायन और रोजगार का है। वोट की जो गिनती है वो नेहरू जी के पुण्यतिथि जन्म तिथि पर प्रथम प्रधानमंत्री देश के, तो ये जीत तो पहले ही हो गई। हम लोग जनता की जीत हो। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बार परिवर्तन के लिए बिहार वोट करेगा। या परिवर्तन के लिए तो बिहारी सीएम होगा के साथ। हर एक बिहारी भैया मुझको तो समझ में नहीं आता है। मैं पहले भी कहा कि सीएम मुद्दा ही नहीं है, व्यक्ति मुद्दा ही नहीं है, बिहार और बिहारी मुद्दा है, जनता मुद्दा है। और एनडीए ने जो 16 सालों में बिहार की दुर्गति की है, मुद्दा वो है, मुद्दा पलायन है, मुद्दा रोजगार है, मुद्दा फार्मर है, मुद्दा बच्चों की बेरोजगारी है। सीजेआई बीआर गवई पर हुए हमले की भाजपा ने निंदा की है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इस घटना को हर भारतीय को आहत करने वाली घटना बताई है। उन्होंने कहा इस प्रकार का व्यवहार भारत की सामाजिक परंपरा, संवैधानिक गरिमा और सांस्कृतिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है, इसलिए यह सभी को आहत करता है। संवैधानिक पद और मूल्यों की गरिमा को बनाए रखना प्रत्येक भारतीय का अनिवार्य कर्तव्य है। Today, in Supreme Court, the incidents which took place in which the behavior shown towards the Chief Justice of India, Justice B.R. Gavai, these type of incidents is highly condemnable in the eyes of BJP. Not only this is condemnable, but it hurts every Indian, because this type of behavior doesn't fall in line with the social tradition, the constitutional grace and the cultural tradition of India. So it hurts everybody. To uphold the dignity of the constitutional post and values, it is the incumbent and inevitable duty of every Indian. Prime Minister Shri Narendra Modi ji has also expressed his anguish on this incident, and he has also praised that even at this moment विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री संजय कुमार झा ने दावा किया है कि एनडीए 2010 की तुलना में इस बार और बड़े अंतर से जीत हासिल करेगा। झा ने नीतीश कुमार के विकास के एजेंडे, कानून व्यवस्था में सुधार और नक्सलवाद के खात्मे को इस जीत का आधार बताया है। नहीं, हम लोगों ने एक चरण के लिए जरूर कहा था, उसका वजह ये है, सबसे बड़ा बात कि बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, बिहार में नक्सलिज्म खत्म है, बिहार में रोड की कनेक्टिविटी देश में सबसे बढ़िया है। तो आप एक फेज में कराइए, खर्चा भी कम होगा। ये रिक्वेस्ट हम लोग जाकर इलेक्शन कमीशन को करके आए थे, लेकिन जो भी इलेक्शन कमीशन तय करेगा उसका स्वागत है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है कि जो हम लोग घूम रहे हैं और नीतीश कुमार जी ने जो नैरेटिव बनाया है डेवलपमेंट का, विकास का, जात धर्म पे अब बिहार में वोट नहीं होता है। यहाँ की महिला वोटर भी अपने सोच से वोट करती है। तो ये जो बनाया है उसी नैरेटिव पर, उसी पर बिहार में चुनाव होगा और एनडीए 2010 से भी बेहतर रिजल्ट लेकर इस बार आएगी। हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। बातचीत चल रही है और जल्दी ही फैसला हो जाएगा और आपके सामने आ जाएगा। हमको लगता है 2-3 दिन में आ जाएगा आपके सामने। कोई नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने सोनम वांगचुक मामले पर
जांच कानून के दायरे में होने की आवश्यकता बताई है। उन्होंने कहा, यह देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है, किसी और की मनमानी से नहीं। वांचुक जी की मिसेज दिल्ली में है, मैंने आज सुबह भी देखा। कपिल सिब्बल जी उनकी तरफ से वकील नामा लेके खड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से किसी ने भी आंदोलन किया, इंक्वायरी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर जो भी निर्णय हो वो संविधान के चौखट में ही होना चाहिए। ये देश भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, किसी की मन मर्जी से नहीं चलेगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में सरदार @150 यूनिटी मार्च अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य भारतीय युवाओं को एकजुट करना और एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को आगे बढ़ाना है। मांडविया ने कहा, इस मार्च के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी का संदेश देश भर में पहुंचाया जाएगा। उपलक्ष्य में सरदार साहब के जीवन कवन से देश के युद्ध परिचित हो। सरदार साहब का एक भारत श्रेष्ठ भारत और मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत को जोड़ते हुए 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक हर डिस्ट्रिक्ट में एक दिन की यूनिटी मार्च निकाली जाएगी और दूसरे चरण में सरदार साहब के पैतृक गांव करमसद से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि 150 किलोमीटर की एक प्रमुख पदयात्रा होगी। ये 2 पदयात्रा के द्वारा देश के युवाओं को जोड़ा जाएगा। एनएसएस के युवा, माय भारत के वॉलंटियर्स, सरकारी प्रशासन उसको लीड करेंगे। आत्मनिर्भर भारत का, एक भारत श्रेष्ठ भारत का और स्वदेशी और स्वावलंबन का संदेश इस पदयात्रा के द्वारा दिया। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, आरएसएस ने पिछले 100 वर्षों में देश में नफरत फैलाने का काम किया है और इसका नतीजा सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर हुए हमले के रूप में सामने आया है। टैगोर ने कहा, आरएसएस ने जहर फैलाने का काम किया है और इसी का परिणाम है कि संविधान का अपमान करने की कोशिश की गई। बड़ा दुख का बात है, इस देश में नफरत फैलाने के लिए भी आरएसएस ने 100 साल काम किया है और उसी का नतीजा है यहाँ तक पहुँचा है। और आरएसएस का जहर फैलाने के लिए इस देश में सारे काम हुआ है और उसी मानववादी ताकतों ने ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करने के लिए ऐसा काम किया है और इस व्यक्ति का पूरी तरह उसका पूरी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए और ऐसे ताकतों का हम लोग पूरी तरह इसका सामने लड़ना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वेनेजुएला के तट के पास अमेरिकी सेनाओं ने एक जहाज पर हमला किया जो कथित तौर पर नशीले पदार्थों से भरा था। ट्रंप ने कहा, अब जमीन पर ड्रग तस्करी के नेटवर्क पर भी सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी। यह चौथा ऐसा हमला है जो ट्रंप प्रशासन ने कैरेबियाई क्षेत्र में ड्रग तस्करी के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत किया है। In recent weeks, the Navy has supported our mission to blow the cartel terrorists the hell out of the water. You see that? And you know, there are no boats in the water anymore. We can't find any. We're having a hard time finding them. But you know, it's a pretty tough thing we've been doing, but you have to think of it this way. Every one of those boats is responsible for the death of 25,000 American people and the destruction of families. So when you think of it that way, what we're doing is actually an act of kindness. But we did another one last night. Now we just can't find any. You know, it's the old story. We're so good at it that there are no boats. In fact, even fishing boats, nobody wants to go into the water anymore. Sorry to tell you that. They're not coming in by sea anymore, so now we'll have to start looking about the land because they'll be forced to go by land. And let me tell you right now, that's not going to work out well for them either.
ये थी बयानबाजी में कुछ खबरें। जुड़े रहेगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen